रेक्टिफायर में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास आता है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिफायर। और व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। क्या प्रिंसिपल है वो भी हमें यहाँ पे बता। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे रेक्टिफायर के लिए, मैं वही चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग alternating current into direct current is called rectification, and the device used to this process is called rectifier. The process मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, the process of converting alternating current AC into DC is called, इससे तो साफ पता लगता है कि ये इसने रेक्टिफिकेशन कर दिया, इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस इस रेक्टिफिकेशन को करता है एंड द डिवाइस used for this process is called rectifier। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि इसका प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने अगले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर, क्या प्रिंसिपल है वो देखना है अब हमें। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड में आप क्या करते हो, अगर पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसा आपने बताया कि ये एक लेस रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, क्योंकि वहां पे डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और लेस रेजिस्टेंस इसका मतलब है गुड करंट, अच्छा करंट का फ्लो होगा, अच्छे अमाउंट में करंट का फ्लो होगा। लेकिन अगर इसी समय में रिवर्स बायस की बात करूं तो ये हाई रेजिस्टेंस, मतलब ऑलमोस्ट नो करंट की बात होगी वहां पे। तो this unidirectional property of the diode enable it to be used as a rectifier. When AC signal is used as a diode, the diode is forward biased during the positive half cycle and current flows through it. ये पूरे प्रोसेस में ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल आपका पॉजिटिव में आता है जब डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में दिखा रहा होता है, और निगेटिव हाफ साइकिल को भी दिखाता है। तो दोनों में जब ये रिवर्स बायस में होता है एंड इट डज नॉट कंडक्ट, रिवर्स बायस में ऑब्वियसली कंडक्ट नहीं करेगा करंट। तो ये जो सिग्नल है रेक्टिफायर का पीएन जंक्शन के लिए कि पहले केस में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है और दूसरे में फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है और यही इसका प्रिंसिपल है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ, तो पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड is
फॉरवर्ड बायस, तो शॉर्ट में मैं एफ भी लिख देता हूं, फॉरवर्ड बायस। तो ऐसे केस में क्या होगा, इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, एंड वैसे केस में करंट भी इससे फ्लो होगा, करंट फ्लोज थ्रू इट। ये तो क्लियर सी बात है। और दूसरा जब कंडीशन आता है, जब रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं अब रिवर्स बायस की बात करता हूं कि व्हेन, यहाँ पे मैं, बट व्हेन it is reverse biased, it offers high resistance, और जब हाई रेजिस्टेंस होगी तो देन यू कैन से दैट नो, ऑलमोस्ट नो करंट, नो करंट ऑलमोस्ट फ्लो थ्रू इट। तो ये तो बात पहले से ही भी क्लियर थी। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूं, इनफैक्ट इसका जो फंक्शन है वही इसका प्रिंसिपल है, कि जो डायोड की ये यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, दिस unidirectional property of a diode enable it to be used as rectifier। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले तो बोला कि भाई ये डायोड क्या काम करेगा, रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ फॉरवर्ड बायस में देखने को मिल रही है कि भाई करंट पास हो रहा है, और रिवर्स बायस में देखने को मिल रहा है कि करंट का पास नहीं कर रहा है। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है डायोड की, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि इसको देखते हुए कि रेक्टिफिकेशन के लिए हम इसको यूज कर पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन व्हेन AC सिग्नल इज फेड टू अ डायोड, जब आप AC सिग्नल डायोड्स में दोगे, AC सिग्नल is fed to a diode, the diode is forward bias, the diode is forward bias। कब? During positive half cycle, and ऑब्वियसली जैसे मैंने ऊपर में लिखा भी था, करंट इससे पास करेगा, ठीक है। तो करंट ऐसा कर दिया मैंने, इसमें फ्लो है ना, ऐसा बना दिया वेव की तरह, फ्लो थ्रू इट। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, reverse डायोड, bias, हाँ, इज रिवर्स बायस। फिर से देखा जाए तो मैं बार बार उसी चीज को यहाँ पे रिपीट मार रहा हूँ,
लेकिन एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होगा एंड इट डज नॉट कंडक्ट। तो पीएन जंक्शन डायोड को कैसे यूज किया जाए, तो दो तरह से यूज किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज, दो तरह से, जिस तरह से इसमें करंट का फ्लो है उसको देखते हुए एक पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। इस तरह से यूज कर सकते हैं पीएन जंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसी के बारे में डिस्कस करना कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस डायग्राम ही अपने आप में सब कुछ बोल जाएगा और आपको आपकी एक्सप्लेनेशन की बात यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, पी से लिखते हैं इसको। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये एसी इनपुट यहाँ पे दिया गया है। और बहुत बार गलती हमारे से क्या होती है कि हम इसको जब ट्रांसफार्मर को बनाते हो आप, तो यहाँ पे एरो का सिंबल, यहाँ पे दो लाइंस जो है, लाइन सेगमेंट हम नहीं देते हैं। जब तक आपने यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं दिया है तब तक आपका ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर नहीं माना जाएगा। बहुत बार इस तरह की गलती होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और अब जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपका कहाँ तक बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दिखा रहे हो, ये ट्रांसफार्मर है। ये लाइन सेगमेंट का यूज क्या है? ये सिंबल है बेटा, ये सिंबल है। आप अगर मान लिया जाए हमने अच्छी बात आपने पूछी है, तो या मान लिया जाए कि हमने सिर्फ दो कॉइल यहाँ पे दे दिया, एक कॉइल ये बना दिया और एक कॉइल ये बना दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने सिर्फ बात की म्यूचुअल इंडक्शन की, ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे। क्योंकि दो कॉइल अगर एक दूसरे के सामने है, अगर उसमें करंट फ्लो कराया जाए एक में, तो दूसरा उसको इंड्यूस्ड करेगा, तो ये सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन की बात होती है। इसलिए यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की बात करनी है, तो अगर आप यहाँ पे दो एरो देते हो तो ये सिंबल ट्रांसफार्मर का फिर होगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन। हालांकि जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही है, लेकिन सिंबल में इस चीज को आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एसी इनपुट कर दे रहे हो, इस जगह पे आपने डायोड लगा रखा है तो ये डायोड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने डायोड लगाया हुआ है। इवन आपने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, इसको लोड रेजिस्टेंस। आप चाहे लोड रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पे, या कोई बल्ब है घर में तो वो बल्ब लगा दो आप, या एलईडी है छोटी सी तो एलईडी लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीजें यहाँ पे आपको लगानी, मतलब लोड होना चाहिए यहाँ पे। छोटा सा फैन आता है, वो फैन लगा दो, वो जो भी चीज आपको लगानी है। तो अब यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो चीज भी हमें देखनी होगी। तो ये ट्रांसफार्मर तो हमने देख लिया, और ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आप बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। अब समझेंगे ये फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले मुझे देखना है कि आपने यहाँ पे जब एसी सप्लाई किया, इसमें इनपुट क्या दिया आपने, एसी दिया। तो इनपुट एसी आपके पास, इसका ग्राफ मैं साथ में लेकर चलूंगा और बात करता जाऊंगा इसके बारे में, तो किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। ग्राफ जो है, इसमें जो वाई एक्सिस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज एट ए, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज देख रहे हो आप कि ए पॉइंट पे हमें वोल्टेज क्या मिलना है, ठीक है। और
इसके साथ में यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी लिख दिया हमने। तो देखो आप यहाँ पे क्या है कि ये वाला डायोड का पी है, ये एन है, तो ये पी एन जंक्शन बन गया आपका यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड, इसलिए डी से मैंने लिखा है डायोड के लिए। जब इसमें आपने पूरा यहाँ से सप्लाई दिया, सोचो आप यहाँ से जब सप्लाई दोगे तो ये तो एसी इनपुट है ना, तो एसी इनपुट तो एसी इस तरह से जा रहा है इसमें, ठीक है, तो ये यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से जब एसी इनपुट जा रहा है तो इस जगह पे भी आपको दूसरी जगह प्राइमरी कॉइल ने जब सेकेंडरी कॉइल को इंड्यूस्ड किया होगा तो सेकेंडरी कॉइल को भी तो यही सेम चीज मिला होगा, सेम चीज मिल गया। सेकेंडरी कॉइल को सेम चीज मिला, लेकिन हमें ए और बी पे क्या मिल रहा है तो बात समझेंगे। यहाँ पे जिस समय इसका वेव, पहले वाले का वेव, ये वाला जो वेव आप देख रहे हो ये पहला वाला वेव, ये जो ऊपर है मतलब ये पॉजिटिव में है, तो जिस समय इसको ऊपर का वेव मिला होगा तो P को मतलब पॉजिटिव वाला टर्मिनल मिल गया होगा। अब P को अगर पॉजिटिव का टर्मिनल मिल गया तो P ने ऊपर वाले इस पार्ट को, जो पॉजिटिव है, इसको जब मिला होगा तो P ने क्या किया, इसको अलाउ कर दिया अपने से जाने के लिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस के केस में आ रहा था, तो P ने अलाउ कर दिया। P ने अलाउ किया, इसका मतलब यहाँ पे जो वेव मिल रहा था आपको वो इस तरह का मिल गया। लेकिन ए पॉइंट पे जो वेव मिला है, ए पॉइंट पे कौन सा मिला, ए पॉइंट पे जो इनपुट आपने दिया है उसी को इंड्यूस करने के बाद ए पॉइंट पे आपको ऐसा मिला है, ये मिला। और बी पॉइंट, ए और बी दोनों पे ही आपको जो वेव मिल रहा है वो एक वैसा ही एसी सर्किट में जैसे मिलता है वैसा ही मिल रहा है वेव आपको। इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है वेव आपका। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर टाइम को देखते हुए यहाँ पे दोनों ही चीज को समझना होगा, तो यहाँ पे ग्राफ तो एक और बनेगा साथ में ही, तो उस ग्राफ की भी बात करनी पड़ेगी हमें। तो जैसा कि ए के बाद, क्योंकि मैंने ए तक की बात की है अभी, ए के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसको देखना होगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और इस बार मैं वोल्टेज दिखा रहा हूं यहाँ पे, वोल्टेज एट RL मतलब लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आपको क्या देखने को मिल रही है, और ये टाइम t का ही है। तो बात समझना है आपको कि जिस समय आपने यहाँ पे A पे मिल गया, A पे क्या मिला है आपको, तो मैं यहाँ पे बताऊं आपको फिर से वही कि A पे आपको ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मिला है, इसको मैं कलर कर रहा हूं जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वाला ये वाला पोर्शन आपको ए पे मिला है। और ये जब इससे पास हो रहा है तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, तो अभी ये दिखा रहा है आपको फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये दिखा रहा है आपका फॉरवर्ड बायस, तो एफ भी मैंने लिख दिया फर्स्ट केस में। तो अभी मैं इसके पास में ही यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमें क्लियर भी हो जाएगा कि पहला जो स्टेप लिया था वो फॉरवर्ड बायस का था। तो फॉरवर्ड बायस का तो मतलब ये वाला इसने अलाउ कर दिया होगा, पी वाले ने अलाउ कर दिया होगा कि जाओ भाई मेरे पास से आप जा सकते हो, मैंने क्योंकि आप फॉरवर्ड बायस को दिखा रहे हो तो इसलिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप चले जाओ इससे, तो इसने अलाउ कर दिया। यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक ही टाइम में ये फॉरवर्ड बायस को यहाँ पे अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो पहला केस फॉरवर्ड बायस रेडी। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद तो दूसरा वेव भी जाएगा ना, क्योंकि अभी तो एक ही वेव गया है इससे। अब दूसरा वेव कौन सा है, दूसरा वेव ये वाला है, ये वाला। जब ये वाला मतलब ये निगेटिव वाला, अभी ऊपर वाला वेव गया था, अभी निगेटिव वाला वेव जाएगा, मतलब नीचे वाला ये वेव ऐसा होके जाएगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर भी ये वेव होके जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, अब निगेटिव को बता रहा है, इससे पहले इसने पॉजिटिव को दिया था। तो हमें पता है कि अगर P को आप निगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये तो अलाउ ही नहीं करेगा करंट को जाने को, क्योंकि हमने जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को स्टडी किया है वो कहता है कि भाई P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से करो तो फॉरवर्ड बायस, और P को निगेटिव से करो N को पॉजिटिव से करो तो रिवर्स बायस। इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो गया।
अब जब ये रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ नीचे वाला ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इसका मतलब करंट ये अलाउ नहीं कर रहा और हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखोगे आप, फिर से ये वाला पोर्शन मिलेगा, पॉजिटिव वाला, पी वाला। तो अगला स्टेप में फिर से हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो फिर से वो क्या बता रहेगा, वो बताएगा कि जाई अब शुरू हो जाओ, फिर से करंट को फ्लो करने दो, अलाउ कर दो इसको कि ये जा सके वहां से। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको अलाउ कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जब आप आ गए तो फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायस हो गया तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इस तरह से बना के ऐसे दिखा दिया कि जी ये भी फॉरवर्ड बायस ही है हमारा। तो ये फॉरवर्ड बायस फिर से हो गया, अलाउ किया है उसने, करंट को यहाँ से पास करने के लिए अलाउ कर दिया। और नेक्स्ट वाला फिर से आप देखोगे, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फिर से नीचे हो गया निगेटिव, तो फिर से ये रिवर्स बायस, फोर्थ पोर्शन में फिर से ये रिवर्स बायस, तो आर भी लिख दिया हमने रिवर्स बायस। तो ये फिर से अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे करंट जाने को। तो इस तरह से मुझे क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो वेव था देखो, एक वेव ऐसा कंप्लीट हो रहा था, ये पूरा का पूरा वेव कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका हमें हाफ ही मिल रहा है। नीचे हमारे पास क्या मिल रहा है, दो ही वेव मिल रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी था डाउनवर्ड्स पोर्शन में वेव, लेकिन ये हमारे पास आया नहीं, तो इसलिए इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर पेपर में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पहले आप इसके कंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो कि यू आर टेकिंग एसी alternating current which is connected to your primary section of the transformer, and the secondary section is also attached to the transformer, and this secondary the end of two terminals of the secondary, one is connected to the diode and other is connected to the resistance which is called load resistance। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। और वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो when AC is supplied to the primary, the secondary of the transformer supplied desired alternating current across AB। सेम AB पे भी alternating current ही आपको मिला। And during the positive half cycle AC, the end A is positive and the B is negative। जिस समय ये A पॉजिटिव रहा होगा, बात समझने वाली है, उस समय तो B निगेटिव रहा होगा, और जिस समय A निगेटिव रहा होगा उस समय B पॉजिटिव रहा होगा आपका। तो इस तरह से ये प्रोसेस चला होगा। तो the diode D one time becomes, it will be forward bias, and the next time it will be behaves like a reverse bias. That's why you get the cycle which is half cycle. You got finally half cycle. That's why it is called the half wave rectification, and the arrangement is called the half wave rectifier। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपके लिए दो डायोड है यहाँ पे, आप देख सकते हो, डायोड 1 D1 और D2, दो डायोड यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है। बाकी ट्रांसफार्मर वैसा ही रहेगा। हाँ, बहुत बार एग्जामिनर ये पूछते हैं आपसे, जिसका मैं बता दूं आपको, सवाल ये पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफार्मर दो ही तरह के हमने स्टडी किया हुआ है अभी तक, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो वहां पे हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन डायग्राम से हमारा क्लियर है कि इसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हालांकि हमारे सामने होता है, फिर भी हमें जवाब हमें पता नहीं होता। दूसरी चीज, अब ये काम कैसे कर रहा है और किस तरह से, यहाँ पे फिर से आपको, जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक पॉइंट्स कंसीडर किया था A और दूसरा पॉइंट्स B, तो वैसा ही कंसीडर करना है A और B। अब एक बार पहले जैसे A को आपने प्लस लिया था और B को माइनस, तो ट्रांसफार्मर में उसी तरह से हमारा इनपुट आ रहा है। तो पहला वेव आपका जो बन रहा है, मैं यहाँ पे सामने में ही वेव बना के दिखाऊंगा। तो हमने ग्राफ किसके किसके बीच ली थी, तो हमने ग्राफ वोल्टेज और टाइम के बीच का ड्रॉ किया था। तो ये जो एक्स एक्सिस में है ये टाइम को बतला रहा है, और यहाँ पे वेव फॉर्म एट ए, सबसे पहले ए पे देखना है आपको। तो ए का जो इनपुट आपको मिल रहा है
वो तो ऐसे ही मिलेगा। देखो जिस समय ए पे सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा, उस समय बी पे निगेटिव आएगा। तो ए और बी दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए। तो ये बी का भी मैंने यहाँ पे ले लिया इस जगह टाइम के लिए, और यहाँ पे वेव फॉर्म किस पे, इस बार ए पे था, अभी वेव फॉर्म जो है हमारा सेम इस बार इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में बी के लिए, इस जगह पे बी के लिए देखना है हमें। तो पहले ए और बी के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखेंगे ए और बी के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, वो सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमारा ए के लिए है, क्योंकि ए में सबसे पहले आपका पॉजिटिव आया था, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या देखना है हमें, जैसे ठीक उसी तरह से जिस समय ए पे पॉजिटिव था उस समय बी पे क्या था, तो निगेटिव। तो बी को स्टार्ट करना होगा आपको निगेटिव से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो सबकी जो एक टाइमिंग है, कांस्टेंट टाइमिंग है सबकी, तो वो यहाँ पे मैं इसको लाइन एक दे देता हूँ, ताकि जिस समय वो पॉजिटिव, पहला ए का जो वेव था वो जिस समय पॉजिटिव था, उसी समय में बी का वेव निगेटिव था। तो इसलिए ये लाइन देना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि ताकि मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ कि ये जो है ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था जिस समय, उस समय ये निगेटिव था। अब ये जिस समय निगेटिव है, ए वाला जिस समय निगेटिव है, उस समय बी वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये इस तरह से ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो फिर इस तरह से ये वेव इस वेव, ये भी वेव वैसा ही जा रहा है, लेकिन इस वेव की शुरुआत जो हो रही है वो निगेटिव से हो रही है, बाकी ये पूरा वेव इस तरह का दिख रहा है आपको। तो देखिए जिस समय ए पॉजिटिव रहा होगा, ये पी है, ये एन है इसका, तो ए पॉजिटिव रहा होगा, तो इस समय इसने क्या किया होगा, इसने अलाउ कर दिया होगा यहां से करंट जाने को। तो करंट उस समय इस तरह से फर्स्ट केस में करंट इससे पास होके ऐसा चला गया होगा, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पे आपको करंट मिल रहा होगा। तो फर्स्ट केस में आपको करंट मिल रहा है, लेकिन जब ये पॉजिटिव था तब तो इसने अलाउ किया ना, पहले वाले ने अलाउ किया, इसने अलाउ किया है, इसने अलाउ किया। तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है इसी के बीच में, तो ये जो लाइनिंग है इंटरवल का, इसको मैं यहाँ तक अब इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि इसी बीच में हमारा जो है फाइनल आउटपुट भी आना है। तो हमारे पास जो अब आउटपुट मिल रहा है वो इसका मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये किससे मिला, तो ये जो काम कर रहा है ये D1 से मतलब डायोड 1 से, पहले वाले डायोड से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो पहला काम आपने कर दिया, आपने दिखा दिया कि भाई डायोड D1 से आपको ये वाला पोर्शन मिल रहा है। कब, जब पहला वाला जो है पॉजिटिव था। उसके बाद आपने देखा कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लो आप। नेक्स्ट स्टेप में ए तो उसके बाद निगेटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया, तो ये अलाउ करेगा नहीं, ये अलाउ नहीं करेगा। तो यहां से ये जो करंट मैं दिखा रहा हूं यहां से फ्लो होता हुआ, ये करंट नहीं जाएगा, है ना। तो अब यहां से करंट पास नहीं होगा। तो करंट अगर पास नहीं हो रहा तो ये एरो को मैं इरेज कर देता हूँ कि भाई ये अब करंट पास नहीं करने देगा अपने से। तो यहां से आपका कोई मतलब ही नहीं है यहां से करंट जाए, तो इस एरो को मैंने यहां से हटा दिया। तो अब ए निगेटिव था, तो ए ने रिवर्स बायस, क्योंकि ये निगेटिव में पी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये रिवर्स बायस दिखा रहा है, और रिवर्स बायस में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो उस केस में बी के पास पॉजिटिव करंट जा रहा था। ये देखिए सेकंड केस में बी के पास, फर्स्ट केस में इसमें ए में गया था, लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में बी के पास पॉजिटिव करंट जा रहा है। तो ये D1 मतलब डायोड D2 जो है ये अलाउ करेगा, मतलब ये देखो पॉजिटिव यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये अलाउ करेगा कि करंट इससे होके पास हो जाए। तो इस बार ये एक्टिव हो जाएगा, D2 वाला जो है ये अपने से करंट को पास करने देगा, और करंट पास होगी तो यहाँ से होके पास हो जाएगी। तो जब करंट पास होगी तो ये यहाँ पे आपको डायोड मिलेगा। तो इसको मैं अब दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपको दूसरा जो है जो वेव मिल रहा है वो दूसरे डायोड से अवेलेबल मिल रहा है, और वो भी पॉजिटिव में मिल रहा है। तो ये D2 का फंक्शन है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो अब ए फिर से पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला फिर से D1 वाला इसने अलाउ कर देगा कि ये करंट इसको दे जाने दे, फॉरवर्ड बायस में ये करंट जाने दे। तो अब ये फिर से D1 ने अलाउ किया कि यहां से करंट आप ले जा सकते हो, तो करंट यहां से जाना शुरू हो गया।
ठीक है, D1 का काम भी हो गया आपका। फिर सेम चीज, अब ये फिर से A निगेटिव हो जाएगा और B क्या होगा आपका, B पॉजिटिव हो जाएगा। जब B फिर से पॉजिटिव हो गया तो B पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया D2, तो D2 फिर से अलाउ कर दिया D2 ने कि करंट आप ले जा सकते हो। इस तरह से बेशक ये AC का इनपुट रहा हो, ये भी AC का इनपुट रहा हो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इनपुट AC इनपुट एट A, AC इनपुट एट B, ये दोनों ही AC का इनपुट रहा हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, आपको नीचे कोई करंट नहीं मिल रहा, सारा करंट आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है, और ऊपर की तरफ जब करंट मिल रहा है वो सारा करंट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये भाई पॉजिटिव में आपने तो कन्वर्ट कर लिया है इसको कंप्लीटली, अब कोई ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये फुल वेव हो गया, ये इनकम्प्लीट तो नहीं रहा, हर स्टेप इसका कंप्लीट है, कहीं भी वेव ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से ये आप कह सकते हो आउटपुट वोल्टेज जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह आपने यहाँ पे ऑब्टेन कर चुके हो आप। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन में आप जो चीजें हैं यहाँ पे सिर्फ 2 डायोड आपने, जैसे ऊपर में हमने 1 डायोड यूज किया था, यहाँ पे 2 डायोड यूज करके आप पूरे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इवन वर्किंग के लिए ये वाला पोर्शन आपको पूरे डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट है, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना ज्यादा इजी होगा। हमारे पास जो मेजर चैलेंज बेटा बच रहा है अभी वो ये है कि आपने क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया क्या? क्योंकि डीसी की जब बात मैं करता हूं तो डीसी के लिए पता है ग्राफ हमारे दिमाग में इस तरह का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ आता है। अब ये तो ग्राफ ऐसा है, देखो अगर देखा जाए ग्राफ, तो ये ग्राफ तो अभी भी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा, बिल्कुल एक कर्व सा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो है नहीं ये ग्राफ। तो ये डीसी कैसे हो सकता है, सवाल यहाँ पे ये आता है कि डीसी कैसे है ये। तो डीसी तो प्योर डीसी नहीं है, ये प्योर डीसी है आपका। अभी भी ये इसमें जो है इसके वेव्स जो है इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसमें वेरिएशंस आ रहा है। तो आप कैसे कहोगे डीसी, क्या डीसी कहना सिर्फ पॉजिटिव है इसलिए आप डीसी कह दोगे, ऐसी बात है क्या? तो जी नहीं, यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्मूथिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? स्मूथिंग करनी पड़ेगी। स्मूथिंग मतलब एक तरह से रोड जैसे रफ सरफेस होता है रोड का, तो उसको आप क्या करते हो, उसकी मेंटेनेंस के लिए उसका जो है थोड़ा बहुत उसको पैचिंग वगैरह करते हो, तो यहाँ पे एक तरह से पैचिंग करनी पड़ेगी हमें। तो कैसे पैचिंग करते हैं, तो वो पैचिंग जो होता है उसको नाम हम लोग बोलते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट। अभी देखो हमने क्या किया, रेक्टिफाई तो कर दिया, रेक्टिफाई करने के बाद थोड़ा सा डेंट पेंट करोगे तभी तो अच्छा लगेगा देखने में, और तब ये बात आएगी यहाँ पे कि ये जो है प्योर डीसी बन रहा है। तो अब वो चीज हमें प्योर डीसी बनाना है, तो इसलिए प्योर डीसी बनाने के लिए यहाँ पे हमने फिल्टर सर्किट करना पड़ेगा। फिल्टर सर्किट करने के 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड जो है वो मैं बता रहा हूँ, पहला मेथड है सीरीज कंडक्टर फिल्टर। क्या है? सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर। और दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड है आपका वो उसको बोला जाता है एक तरह से शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पे ये कह सकते हो आप कि इंडक्टर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो ये क्या करता है, प्योर डीसी दे देगा। या फिर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, जो भी चीजें यहाँ पे आउटपुट आई हैं उसके बाद अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो तो वो क्या देगा, तो वो आपको दे देगा प्योर डीसी। तो सीरीज को मतलब सीरीज में इंडक्टर तो आपको पता ही है, इंडक्टर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, एल से इसको लिखते हो, इसको कनेक्ट कर दो। या फिर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये 2 चीजें अगर आपने कर दी तो आपको प्योर सर्किट मिलेगी। अभी मैं उसको करके दिखाता हूँ। फिल्टर सर्किट के बारे में बता दूं, इनफैक्ट जो आउटपुट ऑब्टेन किया है आपने फ्रॉम द जंक्शन डायोड रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल बट पल्सेटिंग। यूनिडायरेक्शनल है, मतलब यूनिडायरेक्शन मतलब ये सारा का सारा पॉजिटिव में है, जैसा कि हमने देखा है अभी यूनिडायरेक्शनल है, सब के सब यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव में है। ये सब पॉजिटिव में है, ऊपर है, निगेटिव में कोई नहीं, नीचे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, ये
पल्सेटिंग इसको बोल रहा हूं मैं। पल्सेटिंग मतलब पल्स के फॉर्म में। पल्स के फॉर्म में कहने का मतलब क्या है, तो ये इस तरह का है, आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा, इसको पल्सेटिंग फॉर्म बोला जाता है। तो ये पल्सेटिंग फॉर्म में है। Such a signal can be considered as the sum of a DC signal and superimpose with many AC signals। ये पूरे के पूरे AC signals का ही पार्ट है, उसी से सुपर इम्पोज करके ये बना है। और ये डिफरेंट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। वी कैन ऑब्टेन DC वोल्टेज बाय फिल्टरिंग द AC कंपोनेंट। अब ये जो पल्सेटिंग है, इसको फिल्टर करके ही आप DC, प्योर DC ऑब्टेन करोगे। देखिए ये सर्किट है फुल वेव रेक्टिफायर विथ सीरीज इंडक्टर का, और इसमें जैसा दिखाया गया है, इंडक्टर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसमें, और एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। बस इतना सा ही आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और इंडक्टेंस जो है एल जो है यहाँ पे आपको क्या ऑफर कर रहा है, ये ऑफर्स कर रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये आपको अच्छे से पता है, जिसको आप एक्सेल से रिप्रेजेंट करते थे, एसी में आपने पढ़ा था, 2 पाई न्यू एल, इसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और इसमें यही करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे अलाउ करता है। और इट इज क्लियरली इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी। आपको अगर याद होगा कि ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे मैं नोट में जरूर लिखना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि क्लियरली इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी, high frequency AC component and allow low frequency DC component। DC component to pass through it। That's why a smooth DC voltage appears across this load resistance। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, ये फुल वेव रेक्टिफायर विद शंट कैपेसिटर फिल्टर का है। और इसमें आप देख रहे हो 2 डायोड हमने लिया हुआ है, D1 और D2, 2 डायोड है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सेंटर टेपिंग है, ये सेंटर टेपिंग है, एरो मार्क से दिखाया हुआ है। और इस जगह पे जो आपको मिलेगा, ये वाला पोर्शन आपके लिए होगा AC कंपोनेंट का। यहाँ पे ऊपर में आप DC कंपोनेंट देख रहे हो, नीचे में यहाँ पे यहाँ तक के लिए AC कंपोनेंट है। इसके बाद का पोर्शन जो है वो हमारा DC कंपोनेंट है। तो फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर C, ये C which is connected parallel with the resistance, load resistance. This one is connected, and the capacitor has a reactance। capacitor की reactance के बारे में बात कर लें तो 1 by this one is Xc which is equal to 1 by 2 pi nu into C। और जो नोट करने वाली बात है, मार्केबल बात है, वो क्या है, वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स आपको वहां पे पेपर में भी मेंशन करना है। a high capacitance C offers a low impedance। क्योंकि कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा, C अगर इंक्रीज करता है, तो उसकी इम्पिडेंस Xc जो है वो डिक्रीज करेगी। तो दैट्स व्हाई ऑफर्स यहाँ पे क्या कर सकते हो, लो इम्पिडेंस path to high frequency AC। AC component, but high, almost infinite impedance to low frequency DC component। low frequency DC component।
That's why the AC component is passed through this C capacitor, and a smooth DC voltage appears at the load resistance, जिसके बारे में मैंने बात की कि एक यूनिफॉर्म स्मूथ। एक्चुअली ये जो जिस तरह से पल्सिंग था, ये पल्सिंग जो इस तरह से जा रहा था, ये पल्सिंग रिड्यूस हो जाती है, और पल्सिंग रिड्यूस होने का मतलब है ये लगभग ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा करके हल्का सा पल्सेटिंग होती है, वो भी ऑलमोस्ट फिर स्टेट ही कंसिडर किया जाता है।